Hey guys, hope you all doing fine. Welcome back to our channel. Today I am back with the brand new chapter, that's the cell, the unit of life. This is going to be an ultimate one shot for this chapter. हर एक NCERT की important line जो आप भूलते हो सब इसमें कवर हो जाएगी with assertion reasons जो कभी कभी नहीं हो पाते हैं, समझ नहीं आता कहाँ से बन गए, वो हर एक चीज़ आज नोट्स में एडेड है और वन शॉट में जल्दी से हम इस सबको कवर कर लेंगे और सब कुछ रिवाइज हो जाएगा. So let's start it. And yes, if you want to join my Telegram channel for all the mind maps and short notes of chemistry and bio both, then you can click on the link given in the description box. And please do like the video. Your like is my motivation. So let's start it. Now cell. What's a cell? हमने इसको कहा है द यूनिट ऑफ लाइफ. क्यों हमने इसको यूनिट ऑफ लाइफ कहा? मान लो एक नॉन लिविंग बॉडी है और एक लिविंग बॉडी है, दोनों में ऐसा क्या अंतर है जो नॉन लिविंग को नॉन लिविंग बनाती है और लिविंग को लिविंग बनाती है? क्या अंतर है? वो अंतर है सिर्फ एक सेल का. जो नॉन लिविंग बॉडी है उसमें सेल नहीं है, जो लिविंग बॉडी है उसमें सेल है. तो अगर हम ये देखें, ये है हमारा शरीर, तो हमारे शरीर का अगर एक पैच भी निकाल लो, अगर एक छोटा सा पैच भी निकाल लें तो उस पैच में भी मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं. हमारी बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल, इसलिए हमने उसको यूनिट ऑफ लाइफ कहा है. क्यों? क्योंकि अगर सेल ना होती तो ये बॉडी भी ना होती, क्योंकि इन सेल को जोड़ जोड़ कर ही पूरी बॉडी बनी है. तो नॉन लिविंग और लिविंग थिंग का बीच का अंतर क्या है? सेल का अंतर है. दैट्स वाई वी कॉल इट एज द यूनिट ऑफ लाइफ. तो अब हम देखें, सारे ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब सेल से बने हैं. ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स. किसी में कम होंगी तो किसी में थोड़ी ज़्यादा होंगी. तो जिसमें कम है मतलब वन सेल है उसको क्या बोलेंगे? यूनिसेलर. यूनि मतलब वन. और जिसमें बहुत सारी हैं जैसे कि हम सारे ऑर्गेनिजम्स, इनफैक्ट ऑल द एनिमल्स, टाइगर, लायन, एवरीवन इज मेड अप ऑफ सेल्स. एवरी लिविंग थिंग, बी इट बी एन एंट as smallest as an ant or as biggest as an elephant, is all made up of cell. So all organisms are made up of cells. Unicellular and multicellular. Unicellular मतलब एक सेल, सिर्फ एक सेल उस पूरी शरीर को जानती है, उस पूरी बॉडी को बना रही है, उसकी एक सेल. जैसे कि क्लेमाइडोमोनास, ये सब क्या है? माइक्रोस्कोपिक है ना, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं. तो ये एक सेल से बना है, मतलब एक सेल ही इनकी पूरी बॉडी को चला रही है, पूरी बॉडी की फंक्शंस इनकी एक सेल, इनकी बॉडी एक ही सेल की बनी है. मल्टीसेलर जैसे कि हम लोग. तो यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, मल्टीसेलर भी होते हैं. अब हमारे बॉडी में बहुत सारी सेल्स हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स हैं. तो इन सारे ऑर्गन्स, ये सारे ऑर्गन्स कैसे बने हैं? सेल, फिर उससे टिश्यू बना, फिर उससे ऑर्गन बना, फिर उससे ऑर्गन सिस्टम बना. तो अगर मान लो ये स्टमक है हमारा, तो इसकी बहुत सारी सेल्स हैं. तो ये स्टमक जब काम करता है, स्टमक हमारा क्या काम करता है? हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है. कैसे हेल्प करता है? स्टमक के जो सेल्स हैं वही तो इस स्टमक को बना रही हैं. सो दीज सेल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट. अगर ये सेल नहीं होंगी तो स्टमक भी नहीं बनेगा. स्टमक भी तो टिश्यू से बना है. टिश्यू किससे बनी है? सेल से बनी है. तो सेल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट. अगर ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ना हो तो हमारी बॉडी भी काम नहीं करेगी, क्योंकि सेल के बिना तो ऑर्गन भी नहीं बनेगा. ठीक है. स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल. लेकिन anything less than a cell does not ensure इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस. अभी मैंने ऊपर बात करी कि यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं. मान लो उस यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स में वो एक सेल जो प्रेजेंट है, यूनिसेलर मतलब वन सेल, अगर वो एक सेल भी ना हो, क्या वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है? नहीं. क्यों? क्योंकि एनीथिंग लेस देन अ सेल मतलब सेल से कम. मान लो अगर तुम कहो कि सिर्फ न्यूक्लियस है, किसी में सेल है ही नहीं, तो इसका क्या मतलब है? इट डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस. और ऐसा हो भी नहीं सकता कि किसी में सिर्फ न्यूक्लियस और सेल ना हो. सो एनसीईआरटी सेज दैट एनीथिंग लेस देन अ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस. ठीक है. सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस के लिए. अब हम डिस्कवरीज की बात कर लेते हैं. एनसीईआरटी हमारी कुछ डिस्कवरीज की बात करती है. सबसे पहले हमारी सेल, अब हमने सेल की तो बात कर ली, पर ये सेल आई कहाँ से है? इस सेल को खोजा था हमारे एंटोन वॉन ल्यूवेनहोइक ने. देखो ल्यूवेनहोइक अपने आप नाम में ही आ रहा है, ल्यूवेन लिविंग. तो लिविंग सेल को खोजा था किसने? एंटोन वॉन ल्यूवेनहोइक में. और कैसे खोजा था? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में. भाई ऐसे तो है नहीं कि चश्मा लगा के देखने लगेंगे कहाँ है सेल, कहाँ है सेल.
उसके लिए माइक्रोस्कोप चाहिए। तो जब तक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी नहीं हो गई थी तब तक एंटोन वॉन ल्यूवेनहोइक भी लिविंग सेल को नहीं खोज पाए थे। अगेन एन इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट कि लिविंग सेल कब खोजी गई, जब तक इन्वेंशन हुआ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का, तभी लिविंग सेल को खोजा जा सका। रॉबर्ट ब्राउन ने अगेन न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। ब्राउन में एन आ रहा है, न्यूक्लियस में भी एन आ रहा है, तो रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। डेड सेल, लिविंग सेल किसने करी, एंटोन वॉन ल्यूवेनहोइक में। अब ये डेड सेल के बारे में एनसीईआरटी नहीं देती है, पर इस साइंटिस्ट को याद कर लेना इंपॉर्टेंट है। तो रॉबर्ट हुक, हुक क्या होता है, दीवार पे हुक लगाते हैं ना टॉवल वॉवल टांगने के लिए, हुक इज नॉन लिविंग, तो नॉन लिविंग मतलब डेड। सो रॉबर्ट हुक ने क्या डिस्कवर करा था, हमारी डेड सेल को डिस्कवर किया था। अब हम आगे बात करते हैं। एक आए थे जर्मन बॉटनिस्ट, एक आए थे ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। जर्मन बॉटनिस्ट का क्या नाम था, मैथियास क्लीडन, मैथियास क्लीडन। और ब्रिटिश जूलॉजिस्ट का क्या नाम था, थियोडर श्वान। श्वान क्या होती है, एक बर्ड होती है ना, स्वैन, स्वैन एक बर्ड होती है, डक जैसी थोड़ी थोड़ी दिखती है। तो ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, जूलॉजिस्ट मतलब एनिमल्स की स्टडी। तो श्वान ने क्या कहा, वो जूलॉजिस्ट थे, और स्लीडन ने क्या कहा, वो बॉटनिस्ट थे, जर्मन बॉटनिस्ट थे। इन दोनों को याद रखना। अब बॉटनिस्ट का काम क्या है भाई, वो प्लांट्स पे अपना एक्सपेरिमेंट करेगा। तो ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, और यही सेल मिलके क्या बना रहे हैं, टिश्यू बना रहे हैं। तो जर्मन बॉटनिस्ट थे, इन्होंने कहा ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स एंड दीज सेल्स फॉर्म द टिश्यू। हमारे ब्रिटिश जूलॉजिस्ट ने क्या कहा, जूलॉजिस्ट एनिमल के बारे में बात करेंगे, तो इन्होंने सबसे पहले एनिमल की बात करी कि एनिमल सेल्स जो होती हैं उनकी थिन आउटर लेयर होती है जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं होती है, तो एनिमल सेल्स हैव थिन आउटर लेयर दैट वी कॉल इट एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये क्या करा इन्होंने भाई, उनका भी स्टेटमेंट चुरा लिया। इन्होंने अपने एनिमल के बारे में तो बात करी, लेकिन ये जूलॉजिस्ट हैं और ब्रिटिश हैं, तो इन्होंने चुरा लिया। इन्होंने क्या कहा, एक हाइपोथेसिस दिया, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड इट्स सेल प्रोडक्ट्स। तो अगर ये स्टेटमेंट लिख के आए कि ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज, तो किसका दोगे, श्वान का स्टेटमेंट है। और अगर लिख के आए ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट सेल्स, किसका स्टेटमेंट है, बॉटनिस्ट का, मैथियास क्लीडन का। तो जो सेल थ्योरी का जो फॉर्मुलेशन आया था वो उसमें किसका किसका कंट्रीब्यूशन था, उसमें कंट्रीब्यूशन था थियोडर श्वान का और मैथियास क्लीडन का। तो सेल थ्योरी क्या आई, जो है ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ इट्स सेल्स एंड इट्स सेल प्रोडक्ट्स। तो इसको किसने फॉर्मुलेट करा, क्लीडन एंड श्वान ने। अब भाई रॉबर्ट विर्चो आए, इनको बड़ी मिर्च लग रही थी, नाम में ही इनके रॉबर्ट विर्चो, जिसको बहुत मिर्च लगे, इनको बहुत मिर्च लगी कि नहीं अभी मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है स्टेटमेंट है। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारे इसमें जो तुमने अपनी सेल थ्योरी दी है उसमें एक स्टेटमेंट की कमी है, जो कि ये है कि तुमने ये नहीं बताया कि नई सेल्स आखिर बनती कैसे। तुमने ये तो बता दिया कि सेल क्या है, कहाँ पर है, लेकिन नई सेल बनती कैसे है। तो इन्होंने कहा omnis cellula e cellula, this was a hypothesis। omnis cellula e cellula मतलब न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स हैं बॉडी की वही डिवाइड करके नई सेल्स बनाती हैं। तो इन्होंने क्या करा, मॉडिफाई करा। वर्ड इंपॉर्टेंट है, जो वर्ड हाईलाइट करे गए हैं वो इंपॉर्टेंट है। इन्होंने मॉडिफाई करा, किसने मॉडिफाई करा, तो रुडोल्फ विर्चो ने। तो सेल थ्योरी के दो स्टेटमेंट क्या हैं, एक तो ये है ऑल सेल्स, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स मेड अप ऑफ सेल एंड सेल प्रोडक्ट्स एंड द न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, दिस वाज द मॉडर्न सेल थ्योरी। फिर आए राइबोसोम्स को किसने डिस्कवर करा, जॉर्ज पैलेड ने डिस्कवर करा, तो तभी हम राइबोसोम्स को पैलेड पार्टिकल भी बोलते हैं। कैमिलो गोल्गी ने क्या डिस्कवर करा, गोल्गी बॉडीज इनके नाम में ही आ रहा है। फिर आगे बात कर लेते हैं अब सेल। सेल दो टाइप की होती है, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। अभी इसके बारे में हम डिटेल में अभी आगे भी बात करेंगे, यहाँ पे हम थोड़ा सा ब्रीफ में बात कर लेते हैं। कुछ डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स देख लेते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच। प्रोकैरियोटिक क्या होती हैं, जिसमें नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती हैं। क्या होते हैं, जिसमें नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती हैं। तो देखो जो ऑर्गेनेली है उसका एक ही मेम्ब्रेन है, वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, दीज आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड। यूकैरियोटिक में क्या होता है, दीज आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, इनकी दो मेम्ब्रेन्स होती हैं। अब जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वो प्रिमिटिव होते हैं, इनके नाम में यार प्रो मतलब प्रिमिटिव, तो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस भी होता है, इसलिए हम इसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं। इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो थोड़ा सा स्कैटर्ड होता है साइटोप्लाज्म में, इसको हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं क्योंकि इनका न्यूक्लियस बहुत ही वेल डिफाइंड नहीं होता है। यूकैरियोट्स का मेम्ब्रेन बाउंड वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है।
फिर जो प्रोकैरियोट्स होता है उनका जो डीएनए होता है वो सर्कुलर इन शेप का होता है और डबल स्ट्रैंडेड होता है। देखो सर्कुलर इन शेप एंड डबल स्ट्रैंडेड। और जो यूकैरियोट्स होता है उनका लीनियर डीएनए होता है, जैसे कि हमारा वी आर यूकैरियोट्स, हमारा डीएनए कैसा है वो लीनियर है और डबल स्ट्रैंडेड है। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उसमें राइबोसोम्स थोड़े से प्रिमिटिव टाइप के होते हैं, वो होते हैं 70S, और यूकैरियोट्स में 80S। 70S वाले थोड़े छोटे होते हैं शेप में, ये वाले थोड़े बड़े होते हैं। अब हम एक ओवरव्यू लेते हैं सेल का। हमने सेल को आखिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा तो कैसे देखा, ये एक्सपेरिमेंट शायद आप लोगों ने अपने स्कूल्स में किया भी हो। जो अनियन होता है उसमें कभी देखा हो एक थिन सी वाइट कलर की शीथ निकलती है, उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे रखा तो कुछ ऐसा दिखने लगा। वो क्या दिखा इसमें देखो, अनियन क्या है, एक प्लांट सेल है। तो अगर ये प्लांट सेल है तो इसके पास क्या होगी, सेल वॉल होगी। तो देखो आउटर सेल वॉल, इनर सेल मेम्ब्रेन, आउटर सेल वॉल, इनर सेल मेम्ब्रेन, ये क्या है, अनियन पील का सेल है। फिर हम देखते हैं एक ह्यूमन चीक सेल, मतलब हमारे गालों का सेल, ह्यूमन चीक सेल बक्कल स्वैब से जो निकाला जाता है। तो उसका क्या है, आउटर सेल मेम्ब्रेन है, क्योंकि हमारे ह्यूमंस में, प्लांट्स में होती है सिर्फ सेल वॉल तो है ना, तो ह्यूमंस में तो होगी नहीं। तो आउटर डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर है ये, मतलब डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर मतलब इसके बाहर और कुछ भी नहीं है। और इनका जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है, डेंस होता है। वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड, न्यूक्लियस कैसा होता है, डेंस होता है, मेम्ब्रेन बाउंड होता है। देखो कितना डेंस न्यूक्लियस बनाया है। और इसमें न्यूक्लियस में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल किसके अंदर होता है, क्रोमोसोम्स के अंदर होता है। तो क्रोमोसोम्स के अंदर क्या दिख रहा है, हमारा डीएनए दिख रहा है। फिर हम बात करते हैं आगे, हम आते हैं एक सेल का स्ट्रक्चर देखते हैं। पहला देखो ये हमारी सेल है, उसके अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म कैसा होता है, साइटोप्लाज्म इज सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स, दिख रहा होगा कैसा, सेमी फ्लूइड सा मैट्रिक्स है। उसमें बहुत सारी ऑर्गेनेलीज है, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम्स है, वैक्यूल है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी बॉडीज है, लाइसोसोम्स है और हमारा प्यारा सा न्यूक्लियस है। तो देखो साइटोप्लाज्म में क्या होता है, सारी ऑर्गेनेलीज कहाँ पर तैर रही हैं, साइटोप्लाज्म में तैर रही हैं। ये कैसा है, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है। एंड इट इज द मेन एरिना फॉर ऑल द सेलुलर एक्टिविटीज। जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं बॉडी में, सब कहाँ पर होते हैं, सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर। तो ये दोनों पॉइंट्स याद रखना, सारी ऑर्गेनेलीज यहीं पर हैं और मेन एरिना है फॉर सेलुलर एक्टिविटीज। यहाँ पे क्या होता है, वेरियस केमिकल रिएक्शंस होती हैं। क्यों होती हैं वेरियस केमिकल रिएक्शंस, किसी डेड बॉडी में तो वेरियस केमिकल रिएक्शंस होंगी नहीं, लिविंग बॉडी में ही होंगी। तो केमिकल रिएक्शंस कीप इट इन द लिविंग स्टेट। तो केमिकल रिएक्शंस क्या करती हैं, सेल को लिविंग स्टेट में रखती हैं। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। डिफरेंट शेप एंड साइज ऑफ सेल्स होते हैं। माइकोप्लाज्मा जिसको कि स्मॉलेस्ट सेल्स बोलते हैं, इसमें 0.3 माइक्रोमीटर का साइज है, इसको याद करना है। पीपीएलओ भी बोलते हैं माइकोप्लाज्मा को, पर एनसीईआरटी में यहाँ पे थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है। पीपीएलओ का साइज इसने 0.1 माइक्रोमीटर दिया है और माइकोप्लाज्मा का 0.3 माइक्रोमीटर दिया है, तो दोनों को याद रखना। बैक्टीरिया का साइज देता है एनसीईआरटी 3 to 5 माइक्रोमीटर, इसको भी याद रखना। आगे जाके एनसीईआरटी बैक्टीरिया का साइज 1 to 2 माइक्रोमीटर भी देता है, तो दोनों को याद रखना। ऑप्शन में कभी दोनों नहीं आएंगे, एक ही ऑप्शन आएगा, या तो 3 to 5 आएगा या तो 1 to 2 आएगा, तो जो आए वो लगा देना। बैक्टीरिया का साइज 3 to 5 भी होता है और आगे एनसीईआरटी ने 1 to 2 भी दिया है। ह्यूमन आरबीसी का साइज 7 माइक्रोमीटर होता है। लॉन्गेस्ट सेल कौन सी होती है, नर्व सेल। लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट में डिफरेंस होता है। लॉन्गेस्ट मतलब सबसे लंबा सेल, वो क्या होता है, नर्व सेल। लार्जेस्ट सेल कौन सा होता है, ऑस्ट्रिच एग। देखो ये सारे मुर्गी के अंडे रखे हैं, उसमें से एक ऑस्ट्रिच का अंडा रख दो तो कितना बड़ा सा होता है, ठीक है। पीपीएलओ जैसे कि अभी बताया था मैंने 0.1 माइक्रोमीटर, थोड़ा लाइट हो गया यहाँ पे। वायरस 0.02 to 0.2 माइक्रोमीटर। टिपिकल बैक्टीरिया 1 to 2 माइक्रोमीटर या फिर 3 to 5 माइक्रोमीटर। कंट्रोवर्सी है यहाँ पे। रेड ब्लड सेल्स का देख लो कैसा शेप होता है, राउंड एंड बाइकॉनकेव शेप होता है, इसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे। व्हाइट ब्लड सेल्स कैसी होती है, एमेबॉइड होती है, इसको भी सर्कुलेटरी में पढ़ेंगे। कॉलमनार एपिथेलियम होता है लॉन्ग एंड नैरो, ये हम स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। नर्व सेल, इसको हम नर्वस सिस्टम में पढ़ेंगे। ट्रैकियड्स है, इसको हम एनाटॉमी में पढ़ेंगे। और मीजोफिल सेल्स है, इसको भी हम एनाटॉमी में पढ़ेंगे। तो जो सेल है वो डिफरेंट शेप एंड साइज की हो सकती है, जैसे कि डिस्क शेप है, आरबीसी है, थ्रेड लाइक शेप है, ये हमारा पॉलीगोनल शेप है, ये हमारा क्यूबॉइडल शेप है, ये हमारी कॉलमनार शेप है, या फिर इरेगुलर शेप की भी हो सकती है सेल। किसी भी शेप की सेल हो सकती है। और ऐसे शेप की सेल क्यों होती है, क्योंकि द सेल वैरी इन शेप, द शेप ऑफ द सेल में वैरी विद द फंक्शन दे परफॉर्म, अ वेरी इंपॉर्टेंट असर्शन रीजन। शेप ऑफ द सेल वैरीज विद द फंक्शन दे परफॉर्म, जैसा फंक्शन वो परफॉर्म करेगी वैसे ही उसका शेप होगा, ठीक है।
फिर हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल की। प्रोकैरियोट्स सुनते ही हमारे मन में क्या आता है? अगर हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा है तो सबसे पहले हमारे मन में आते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आर मोस्टली प्रोकैरियोट्स। तो पीपीएलओ जो कि माइक्रोप्लाज्मा है वो भी एक प्रोकैरियोट है। प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे, ऑल दीज आर। ब्लू ग्रीन एल्गे को और क्या बोलते हैं? साइनोबैक्टीरिया। दीज ऑल आर प्रोकैरियोट्स। कैसे शेप के हो सकते हैं? सब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में देखा है हमने। स्फेरिकल, रॉड, स्पाइरल। स्फेरिकल को कॉकस बोलते हैं, रॉड को बैसिलस, स्पाइरल को स्पाइरलम, कॉमा शेप को विब्रियो। फिर प्रोकैरियोट्स कैसे होते हैं? फंडामेंटली सिमिलर होते हैं। मतलब फंडामेंटल सिमिलैरिटी प्रोकैरियोट्स की एक जैसी होती है। कुछ स्ट्रक्चर्स में डिफरेंस हो सकता है पर उनकी फंडामेंटल सिमिलैरिटी एक जैसी हो सकती है। मान लो बैक्टीरिया ले लो और एक जगह ब्लू ग्रीन एल्गे ले लो, दोनों प्रोकैरियोट्स है तो फंडामेंटली सिमिलर होंगे। प्रोकैरियोट्स के पास सेल वॉल होती है सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन। उनके पास क्या होती है? सेल वॉल, एक्सेप्ट इन माइकोप्लाज्मा। अगर याद हो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, माइकोप्लाज्मा इज नोन एज द जोकर ऑफ प्लांट किंगडम बिकॉज इट लैक्स अ सेल वॉल, इसीलिए इट शोज प्लूरोमॉर्फिज्म। ठीक है, अगर ना याद हो तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का वन शॉट भी पढ़ा है, रेगुलर लेक्चर्स भी पढ़े हैं, देख सकते हो। ठीक है, फिर बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। बैक्टीरिया का क्या अभी बताया था ऊपर? न्यूक्लियोइड होता है बिकॉज दे आर प्रोकैरियोट्स। न्यूक्लियोइड क्या होता है? नेकेड जेनेटिक मटेरियल होता है, नो न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर एनवेलप नहीं होता है। इनके पास एक प्लाज्मिड होता है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या होता है? इनके पास एक प्लाज्मिड होता है। सबके पास नहीं होता है, मेनी के पास होता है पर कुछ के पास नहीं भी होता है। राइबोसोम्स किस टाइप के होते हैं? 70S, थोड़े से प्रिमिटिव टाइप के होते हैं। मीजोसोम्स होते हैं इनके। देखो मीजोसोम का इनलार्ज स्ट्रक्चर बनाया है। मीजोसोम्स क्या होता है? इनफोल्डिंग ऑफ द इनर मेम्ब्रेन होता है। क्या होता है? देखो इनफोल्डिंग, ये हमारी मेम्ब्रेन थी, इसकी इनफोल्डिंग हो गई तो क्या बन गया? मीजोसोम बन गया। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है प्रोकैरियोट्स का। तो इनफोल्डिंग्स किसी भी फॉर्म में हो सकती है। मान लो ये वेसाइकल के फॉर्म में हो गई, कुछ ट्यूबुलर फॉर्म में भी हो सकती है, कुछ लैमेले फॉर्म में भी हो सकती है। तो इनफोल्डिंग्स किसी भी शेप में हो सकती है, वेसाइकल, ट्यूबुलर और लैमेले फॉर्म में। कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ये। मीजोसोम्स क्या होते हैं? सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सेल डिवीजन, सारे फंक्शन में क्या क्या आता है? मान लो सेल वॉल फॉर्मेशन हो गया, डीएनए रेप्लिकेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, सेक्रीशन हो गया, इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन या फिर एंजाइमेटिक एक्टिविटी हो गया। सब फंक्शन परफॉर्म करते हैं, एक को छोड़ के, डाइजेशन। यहीं से क्वेश्चन बनेगा कौन सा फंक्शन नहीं परफॉर्म कर सकता? डाइजेशन। ठीक है, फिर इंक्लूजन बॉडीज होती हैं। ये इसका क्या है? यूनिक फीचर है। इंक्लूजन बॉडीज किसके किसके फॉर्म में हो सकती हैं? बहुत सारे ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में हो सकती है। सल्फर ग्रैन्यूल, फॉस्फेट ग्रैन्यूल, इन सब के फॉर्म में इंक्लूजन बॉडीज हो सकती हैं। ये क्या होती हैं? स्टोरेज बॉडीज होती हैं। और ये कैसी होती हैं? नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होती हैं। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड कैसी होती हैं? नॉन मेम्ब्रेन बाउंड। फॉस्फेट ग्रैन्यूल या फिर सल्फर ग्रैन्यूल एक्सेट्रा। ठीक है, ये हो गई हमारी इंक्लूजन बॉडीज़। अब देखते हैं हम आगे और थोड़ा सा प्लाज्मिड के डिटेल देखते हैं हम। प्लाज्मिड है, ये हमारा क्या है? प्लाज्मिड। अब ये प्लाज्मिड क्या है? हमने न्यूक्लियोइड पढ़ लिया। न्यूक्लियोइड में क्या है? हमारा डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। अब ये प्लाज्मिड क्या भला है? प्लाज्मिड भी एक टाइप का जेनेटिक मटेरियल है बट दिस इज द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल। एक्स्ट्रा क्यों बोला? क्योंकि एक डीएनए तो सबके पास कंपलसरी है, हर बैक्टीरिया के पास न्यूक्लियोइड तो कंपलसरी है, पर प्लाज्मिड सब बैक्टीरिया के पास नहीं होता है। इट इज द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए विच इज सर्कुलर इन शेप। सर्कुलर इन शेप होता है ये और डबल स्ट्रैंडेड होता है एंड इट इज लोकेटेड आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए। मतलब जीनोमिक डीएनए हमारा मेन तो न्यूक्लियोइड था, उसके बाहर कौन सा है? प्लाज्मिड है। बैक्टीरियल डीएनए देखो ये है हमारा जीनोमिक डीएनए, इसके बाहर कौन सा है? हमारा प्लाज्मिड है। मेनी बैक्टीरिया हैव दिस वर्ड इज इंपॉर्टेंट। मेनी बैक्टीरिया हैव दिस डीएनए। क्या है? मेनी बैक्टीरिया हैव दिस डीएनए। ये इनका क्या है? यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर प्रोवाइड करता है। वेरी इंपॉर्टेंट, देखो हाईलाइट करा हुआ है, यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर ये बैक्टीरिया को प्रोवाइड करता है। जैसे कि कुछ बैक्टीरिया के पास मान लो प्लाज्मिड है तो मान लो किसी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया और ऐसे बैक्टीरिया से हुआ जिसके पास प्लाज्मिड है, तो अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो हम उसको एंटीबायोटिक्स देते हैं, तो वो एंटीबायोटिक भी वो उतनी जल्दी काम नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि वो बैक्टीरिया को एक्स्ट्रा फिनोटिपिक कैरेक्टर प्रोवाइड कर रहा है, उसके पास प्लाज्मिड है, वो जल्दी
मरेगा ही नहीं बैक्टीरिया। सो इट प्रोवाइड्स रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स एंड हेल्प्स इन ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन क्या, एक टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो एफ प्लाज्मिड होता है, एक फर्टिलिटी प्लाज्मिड होता है, एनसीईआरटी मेंशन नहीं करती है। तो ये क्या करता है, ट्रांसफॉर्मेशन में भी हेल्प करता है, मतलब एक ट्रांसफॉर्मेशन इज अ टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। सिमिलर ऑर्गेनेलीज होती हैं प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में। कौन सी होती हैं, राइबोसोम्स। राइबोसोम्स आर सिमिलर इन बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स बट दे आर डिफरेंट इन टाइप्स। प्रोकैरियोट्स में 70S, यूकैरियोट्स में 80S। यूकैरियोटिक सेल की बात कर लेते हैं, 10 to 20 माइक्रोमीटर की होती है, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। 10 to 20 माइक्रोमीटर की सेल होती है यूकैरियोटिक सेल। किसमें किसमें पाई जाती है, प्रोटिस्टा में पाई जाएगी, फंगाई में, प्लांट्स में, एनिमल्स में, पर बैक्टीरिया में नहीं पाई जाएगी। बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स। फिर बात करते हैं हम आगे, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं थोड़ा सा। देखो ये है हमारा न्यूक्लियोलस। देखो हमारा पहले क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोलस होता है, साइड साइड में क्या होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म होगा। तो और न्यूक्लियस में क्या होंगे, उसके पोर्स होंगे। न्यूक्लियस में क्या होंगे, पोर्स होंगे, उनको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर पोर बोलेंगे। ठीक है, तो ये है न्यूक्लियर पोर, ये है न्यूक्लियोलस, ये है न्यूक्लियर एनवेलप, ये है हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म। तो देखो हम सबसे पहले असर्शन रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारे यूकैरियोट्स हैं उसमें डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होती है, अभी ऊपर बात करी थी। तो क्या दिखता है, एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन, बहुत सारे कंपार्टमेंट बने हैं। क्यों, क्योंकि डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हैं, सारी ऑर्गेनेलीज वेल डिफाइंड है। प्रोकैरियोट्स में ऐसा नहीं था। तो एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन, प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। इसका रीजन क्या है, क्योंकि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हैं और ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस है, इसीलिए इसमें एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन दिखता है, ये इसका रीजन है। ऑल यूकैरियोट्स आर नॉट आइडेंटिकल। मान लो हमारे स्टमक की जो सेल्स हैं, हम लोग पूरे यूकैरियोट्स हैं, तो मान लो हमारी जो स्टमक की सेल है, क्या वो हमारे चीक की सेल से सिमिलर होगी, नहीं होगी। तो ऑल यूकैरियोटिक सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल। प्लांट सेल और एनिमल सेल्स दोनों यूकैरियोटिक सेल्स हैं। तो बात कर लेते हैं, सेंट्रोजोम क्या है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि हमारे सेल डिवीजन में मदद करता है। हमारी हाइट कैसे बढ़ती है ह्यूमंस में, सेंट्रोजोम की वजह से, जो कि प्लांट्स में एब्सेंट होता है पर एनिमल्स में प्रेजेंट होता है। सेल वॉल और प्लास्टिड जो है प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल्स में एब्सेंट होती है। जो लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है प्लांट सेल में, बहुत बड़ा पोर्शन 90% वॉल्यूम प्लांट सेल की कौन ऑक्यूपाई कर लेता है, वैक्यूल ऑक्यूपाई करता है, पर एनिमल सेल्स में जो है वो स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं। ये हैं दोनों के डायग्राम आइडेंटिफाई करने के लिए देख लो। नाउ सेल एनवेलप, हम सेल एनवेलप की बात करते हैं। सेल एनवेलप किससे बनता है, 3 लेयर से बनता है। देखो कॉम्प्लेक्स 3 लेयर्स होती हैं, ये अभी हम प्रोकैरियोट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे मेजरली। कॉम्प्लेक्स होता है सेल एनवेलप, कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स होता है और 3 लेयर्स होती हैं। कौन कौन सी, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। आउटसाइड टू इनसाइड, मतलब ग्लाइकोकैलिक्स सबसे बाहर, फिर सेल वॉल, फिर सेल मेम्ब्रेन। दिस इज आउटसाइड टू इनसाइड लेयर। अब ये कैसा होता है, देखो ये 3 लेयर है, 3 लेयर के अपने अलग अलग फंक्शन है, पर ये मिलकर काम करती हैं और सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट जैसा काम करती हैं। ऑल द 3 लेयर्स हैव डिस्टिंक्ट फंक्शन, पर ये कैसे काम करती हैं, सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट जैसे काम करती हैं। 2 कैटेगरी ऑफ बैक्टीरिया होते हैं, सेल एनवेलप और सेल स्टेनिंग के हमने रिस्पॉन्स में उनको डिवाइड करा है। 2 कैटेगरी क्या है, ग्राम पॉजिटिव है और ग्राम नेगेटिव है। जो स्टेन के मतलब जैसे किसी की अगर स्टेनिंग कर दो और वो स्टेन को रिटेन कर ले तो वो ग्राम पॉजिटिव है, और अगर वो स्टेन को रिटेन ना करे तो वो ग्राम नेगेटिव है। तो किस बेसिस पे हमने बैक्टीरिया को क्लासिफाई करा है, सेल एनवेलप के बेसिस पे और स्टेनिंग रिस्पॉन्स के बेसिस पे। दोनों क्राइटेरिया याद रखना इंपॉर्टेंट है, सेल एनवेलप एंड स्टेनिंग रिस्पॉन्स। ग्लाइकोकैलिक्स क्या होता है, हमारा सबसे आउटर मोस्ट सेल वॉल, आउटर मोस्ट लेयर होती है, और कैसी होती है, लूज भी हो सकती है, टफ भी हो सकती है। टफ वाली जो है कैसी होगी, थिक होगी, तो हमारी लूज और टफ होती है। अब लूज जो है वो कैसी होगी, शीथ जैसी होगी। टफ कैसी होगी, कैप्सूल जैसी होगी। स्लाइम देखा है, स्लाइम आता है एक, तो स्लाइम कैसा होता है, स्टिकी सा, लूज सा। तो इसका प्राइमरी फंक्शन क्या होगा, अटैचमेंट होगा, किसी चीज़ से चिपकना होगा। और कैप्सूल का प्राइमरी फंक्शन क्या होगा, प्रोटेक्शन होगा। एनसीईआरटी इन दोनों को मेंशन नहीं करती, बस एक बार सुन लो, ओरली याद कर लो। अगर कोई चीज़ लूज है, जैसे कि स्लाइम आता है ना, स्लाइम जिससे खेलते हैं, तो स्लाइम चिपचिपा सा होता है, तो उसका प्राइमरी फंक्शन क्या होगा, अटैचमेंट होगा, मतलब होस्ट की बॉडी से अटैचमेंट होना। और टफ, अगर कोई चीज़ टफ लेयर होगी वो क्या करेगी, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। तो सेल वॉल देखते हैं। अब सेल वॉल क्या होता है, डिटरमाइंस द शेप ऑफ द सेल एंड प्रिवेंट्स फ्रॉम बर्स्टिंग एंड कोलैप्सिंग। इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ एनसीईआरटी, बर्स्टिंग और कोलैप्सिंग से प्रिवेंट करता है और शेप ऑफ द सेल को
डिटरमाइन करता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है? सिलेक्टिवली परमिएबल, इस वर्ड को ध्यान देना, सिलेक्टिवली परमिएबल। सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू यूकैरियोट्स होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है? प्रोकैरियोट्स की सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू यूकैरियोट्स होती है। अगेन इस पॉइंट पे ध्यान देना, सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिमिलर टू यूकैरियोट्स। अब कुछ प्रोकैरियोट्स में कुछ क्रोमैटोफोर्स देखे गए हैं। क्रोमैटोफोर्स क्या होते हैं? इनके पास पिगमेंट्स होते हैं, जैसे कि किसमें प्रेजेंट होता है? साइनोबैक्टीरियम। साइनोबैक्टीरिया हम सब जानते हैं, इनके पिगमेंट्स आर सिमिलर टू हायर प्लांट्स। तो इनके पास क्या होता है? क्रोमैटोफोर्स होते हैं। जैसे प्लांट्स में प्लास्टिड्स होते हैं ना, तो इनके पास प्लास्टिड्स ना हो कि क्या होते हैं? क्रोमैटोफोर्स होते हैं। अब बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर में देख लिया हमने, ग्लाइकोकैलिक्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल। अब यहाँ पे हम ये देखते हैं बैक्टीरिया मोटाइल कैसे होता है। कुछ बैक्टीरिया होते हैं मोटाइल, कुछ होते हैं नॉन मोटाइल। तो अगर बैक्टीरिया मोटाइल है देन इट इज ओनली एंड ओनली ड्यू टू फ्लैजुला। अगर बैक्टीरिया मोटाइल है देन इट इज ओनली एंड ओनली ड्यू टू फ्लैजुला। सीलिया और पिलाई की वजह से बैक्टीरिया इज नॉट मोटाइल। तो बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट, ये तीन पार्ट्स हैं हमारे पूरे फ्लैजुला के। बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट, इन तीनों को मिला के क्या बनता है? फ्लैजुला बनता है। और ये फ्लैजुला प्रोकैरियोट्स में इट इज द एक्सटेंशन ऑफ द सेल वॉल। देखो यहाँ सेल वॉल है, यहाँ से बेसल बॉडी निकल रही है, तो इट इज द एक्सटेंशन ऑफ द सेल वॉल। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि यूकैरियोट्स में भी फ्लैजुला होता है, बट इन यूकैरियोट्स इट इज द एक्सटेंशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अभी आगे बात करेंगे। प्रोकैरियोट्स में फ्लैजुला इज द एक्सटेंशन ऑफ द सेल वॉल, यूकैरियोट्स में फ्लैजुला इज द एक्सटेंशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। इफ बैक्टीरिया इज मोटाइल ओनली ड्यू टू फ्लैजुला, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर होता है ट्यूब, देखो पिलाई होते हैं और फिम्ब्रियाई होते हैं, दो स्ट्रक्चर्स होते हैं। पिलाई कैसे होते हैं? ट्यूबुलर होते हैं। फिम्ब्रियाई कैसे होते हैं? ब्रिसल लाइक होते हैं। कैसे होते हैं? ब्रिसल लाइक होते हैं। तो ये क्या करते हैं? कोई चीज़ ब्रिसल लाइक होगी तो क्या करेगी? अटैचमेंट टू रॉक्स में मदद करेगी, या फिर होस्ट टिश्यूज में जब बैक्टीरिया किसी पे होस्ट पे जो है वो फीड कर रहा है तो उससे अटैच होगा, तो वो कैसे अटैच होगा? उन ब्रिसल्स की मदद से अटैच होगा। और ये दोनों और जो ट्यूबुलर है हमारा पिलाई है, पिलाई किस में हेल्प करता है? पिलाई बहुत सारी चीज़ों में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करता है पिलाई। दीज आर ट्यूबुलर इन स्ट्रक्चर। फिम्ब्रियाई आर ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर। दोनों क्या है? सरफेस स्ट्रक्चर्स हैं, मतलब इनकी सरफेस से निकलते हैं। एंड दे हैव नो रोल इन मोटिलिटी, मोटाइल इज ओनली ड्यू टू फ्लैजुला। सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं। स्ट्रक्चर कब डिस्कवर हो पाया? जब तक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं आया था तब तक सेल मेम्ब्रेन नहीं डिस्कवर हो पाया था, ना ही सेल डिस्कवर हुई थी। एंटोन वॉन ल्यूवेनहुइक ने भी सेल कब डिस्कवर करी? जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हो चुकी थी। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स। और सेल मेम्ब्रेन के लिए सबसे पहले किस पे स्टडी हुई थी? आरबीसी के मेम्ब्रेन पे स्टडी हुई थी। तो देखा गया था फॉस्फोलिपिड्स और प्रोटीन्स की जो है हमारी सेल मेम्ब्रेन बनी होती है। 40% लिपिड्स होता है और प्रोटीन्स 52% होता है। लिपिड्स और 40, 40 को क्या बोलते हैं? 40 में आता है ल, लिपिड्स में आता है ल, मतलब लिपिड्स 40% होता है, प्रोटीन्स 52% होता है। याद रखना, एग्जामिनर ऐसे कर देगा प्रोटीन्स इज टू लिपिड इज 40:52। नो, प्रोटीन्स इज टू लिपिड इज 52:40। तो लिपिड्स का रेशियो 40। फिर पार्टली और होली बरीड होते हैं। कुछ देखो प्रोटीन्स होते हैं। अब जो प्रोटीन्स होते हैं वो पार्टली या फिर होली बरीड होते हैं। ये हमारी सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखा गया था। कुछ पेरिफेरल प्रोटीन्स थे, कुछ इंटीग्रल प्रोटीन्स। इंटीग्रल मतलब क्या होता है? अंदर धसे हुए। पेरिफेरल मतलब क्या होता है? ऊपर, पेरिफेरी पर। तो हमने ये इंटीग्रल प्रोटीन और पेरिफेरल प्रोटीन किस बेसिस पे डिसाइड करा? हमने ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन के बेसिस पे डिसाइड करा गया कि अगर प्रोटीन को निकालना आसान है तो वो तो पेरिफेरल प्रोटीन है। कोई चीज़ अगर ऊपर ऊपर से अटैच है तो उसको जल्दी निकाल लेंगे। कोई चीज़ अगर अंदर धसी हुई है तो डिफिकल्टी होगी निकालने में। तो इंटीग्रल प्रोटीन है और पेरिफेरल प्रोटीन है, पार्टली या फिर होली बरीड होते हैं। या तो पार्टली बरीड होगा या होली बरीड होगा। तो हमने क्या देखा? ये थे हमारे प्रोटीन्स। अब हमने और कुछ देखा सेल वॉल में, सेल मेम्ब्रेन में। सेल मेम्ब्रेन में लिपिड की बाय लेयर होती है। बाय लेयर मतलब दो। यहाँ पे शुगर होते हैं, ये देखो शुगर है, आइडेंटिफिकेशन के लिए याद रखना डायग्राम का। कोलेस्ट्रॉल भी पाया गया था सेल मेम्ब्रेन में, कोलेस्ट्रॉल भी पाया गया था। लिपिड की बाय लेयर देखो, ये हमारे बाय लेयर है इसकी। इसका पोलर हेड है और नॉन पोलर टेल है। भाई टेल कहती है मुझे फोबिया है। किससे फोबिया? एक्वस एनवायरनमेंट से, वाटर से, इसीलिए इसको
इसको हाइड्रोफोबिक बोलते हैं। पोलर हेड इज हाइड्रोफिलिक। फिलिक मतलब क्या होता है, जिसको वाटर से प्यार हो, अट्रैक्शन हो, तो वाटर से प्यार करता है वो पोलर हेड, तो वो बाहर की तरफ रहना पसंद करता है क्योंकि उसको वाटर पसंद है। तो आउटसाइड टू द एनवायरनमेंट फेस करता है कौन, पोलर हेड। और इनसाइड, अब ये जो पोलर हेड है ये आउटसाइड हो जाता है, कहता है टेल तुम परेशान मत हो, मैं तुमको बचा लूंगा पानी से, मुझे तो पानी से प्यार है, तुमको नहीं है, तुम दूर हो। तो इसको अंदर कर देता है, ये पोलर हेड बाहर चला जाता है। तो नॉन पोलर इज हाइड्रोफोबिक, और ये इनसाइड होती है, पोलर हेड आउटसाइड होता है। जो टेल है वो हमारी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से बनी होती है, और पोलर हेड हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से बना होता है। असर्शन रीजन, ऐसा अरेंजमेंट क्यों देखा जाता है, दिस अरेंजमेंट इज टू प्रोटेक्ट द टेल फ्रॉम द एक्वस एनवायरनमेंट। हेड कहता है मैं तुमको बचा लूंगा, सो वेरी इंपॉर्टेंट असर्शन रीजन। अब जो हमारे बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन हुई थी, इस वर्ड को याद रखना, बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन, इसने क्या दिखाया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके पास प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं। ये किसने दिखाया था, बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन ने दिखाया था। अब हमारे आए निकोलसन एंड सिंगर, 1972 में आए थे। इन्होंने कहा ठीक है तुमने सेल मेम्ब्रेन का मॉडल तो दे दिया, लेकिन मैं एक बेटर मॉडल देता हूँ और तुमको और अच्छे से क्लैरिफाई कराता हूँ। तो देखो भाई इनका क्लैरिफिकेशन, निकोलसन एंड सिंगर आए, उन्होंने 1972 में फ्लूइड मोजाइक मॉडल दे दिया। इन्होंने कहा कि इसका जो नेचर होता है वो क्वासी फ्लूइड नेचर होता है। इंपॉर्टेंट, लिपिड जो है लैटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन्स को एनेबल करता है। जो लिपिड्स हैं वो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट शो करते हैं। फ्लिप फ्लॉप मतलब उल्टा ऐसे हो जाता है, फ्लिप फ्लॉप। तो लिपिड्स एनेबल द लैटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, उल्टा कर देता है कि प्रोटीन्स एनेबल द लैटरल मूवमेंट ऑफ लिपिड, नो, फॉल्स। लिपिड्स एनेबल द लैटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन। इट शोज द फ्लूइड नेचर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। और ये फ्लूइड नेचर बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करता है। किस किस में, सेल ग्रोथ में हेल्प करता है, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शंस में, सेक्रेशन में, सेल डिवीजन में, और एंडोसाइटोसिस में। एंडोसाइटोसिस क्या होता है, जब सेल किसी भी चीज़ को एनगल्फ कर लेती है तो उसको एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। तो सेल ग्रोथ, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शंस, सेक्रेशन, सेल डिवीजन और एंडोसाइटोसिस में हमारा फ्लूइड नेचर हेल्प करता है। ये सारे फंक्शंस को एक बार ध्यान में रखना। मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेज है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बहुत सारे फंक्शंस होंगे बट मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेज। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है, सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। रिवीजन करो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल। अब देखो ट्रांसपोर्ट तीन टाइप से हो सकता है, पैसिव हो सकता है और एक्टिव हो सकता है। पैसिव में कोई एनर्जी की जरूरत नहीं है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में आराम से चला जाएगा। और किसका जाएगा, न्यूट्रल सल्यूट्स। न्यूट्रल सल्यूट्स आर टेकन पैसिवली और थ्रू डिफ्यूजन। अब वाटर भी जो है डिफ्यूजन से मूव करता है, पर उसका स्पेशल डिफ्यूजन है जिसको हम ऑस्मोसिस बोलते हैं, जो कि हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन के लिए होता है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, अभी हमने डिफ्यूजन के बारे में पढ़ा था। डिफ्यूजन किसके लिए होता है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के लिए। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन किसके लिए होता है, पोलर सॉल्वेंट्स के लिए। क्यों, पोलर सॉल्यूट के लिए क्यों होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, क्यों, क्योंकि जो है इनको कैरियर प्रोटीन की ज़रूरत है। दिस इज़ अ कैरियर प्रोटीन। क्या है ये, एक कैरियर प्रोटीन है, इसकी ज़रूरत है क्योंकि जो हमारी लिपिड बायलेयर है दैट इज़ नॉन पोलर। हम जानते हैं कि दिस इज़ नॉन पोलर लेयर है। तो नॉन पोलर लेयर और पोलर लेयर से पास नहीं कर सकते। तो अगर पोलर सल्यूट है, हमें नॉन पोलर मेम्ब्रेन से पास कराना है, तो हमें किसी गाड़ी की ज़रूरत पड़ेगी। गाड़ी के लिए हमें एक स्पेशल प्रोटीन का चैनल ले आए, उससे हमने फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करा दिया। ये हमारा क्या है, कैरियर प्रोटीन है। दिस इज व्हाट, दिस इज कैरियर प्रोटीन। इससे हमने इसका क्या करा दिया, डिफ्यूजन करा दिया। इसको हमने फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बोला। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, इसमें एनर्जी या फिर एटीपी की ज़रूरत होती है। एग्जाम्पल Na+K+ पंप, जिसके बारे में हम नर्वस सिस्टम में पढ़ेंगे, हमारे बॉडी में भी पाए जाते हैं Na+K+ पंप। इसमें क्या होता है, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, तो एनर्जी चाहिए उसको। सेल वॉल देखते हैं। सेल वॉल क्या होता है, नॉन लिविंग होती है, रिजिड होती है और शेप प्रोवाइड करती है। प्रिवेंट्स द सेल फ्रॉम एनी मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन। अब ये जो फंक्शंस हैं इनको बहुत अच्छे से याद रखना। प्रिवेंट्स द सेल फ्रॉम एनी मैकेनिकल डैमेज और इन्फेक्शन, ठीक है। और हमारे सेल टू सेल इंटरेक्शन में भी मदद करती है। और बैरियर टू मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, बड़े मॉलिक्यूल्स को अंदर नहीं आने देती। ऑल्दो सेल वॉल इज फ्रीली परमिएबल, पर तब भी ये बड़े मॉलिक्यूल्स को अंदर नहीं आने देती है। इन फंक्शंस को बहुत अच्छी तरीके से याद रखना। और ये वाले फंक्शंस जो अभी हमने ऊपर पढ़े थे, सेल ग्रोथ, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शंस, ये सब किसके फंक्शंस थे, सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन थे। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। ये वाले फंक्शंस हमारे सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस हैं। और जो हमने यहाँ पे फंक्शंस पढ़े, सेल टू सेल इंटरेक्शन, प्रिवेंशन फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज, ये किसके फंक्शंस हैं, हमारे सेल वॉल के फंक्शंस हैं।
अब देखो ये है हमारी सेल वॉल, ये क्या है हमारी सेल वॉल है। जो हमारी सेल वॉल है उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन है, तो जो और यहाँ पर दो सेल वॉल के बीच में मिडिल लैमेला होता है। मिडिल लैमेला इज फाउंड बिटवीन द टू सेल वॉल्स। तो मिडिल लैमेला किसका बना होता है? कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम पेक्टेट का बना होता है, मेनली कैल्शियम पेक्टेट का बना होता है। और ये कैसा काम करता है? ग्लू की तरह काम करता है। दोनों सेल वॉल को आपस में चिपका के रखता है, सारे सेल्स को ये आपस में चिपका के रखता है। इट एक्ट्स एज अ ग्लू फॉर द नेबरिंग सेल्स। और द सेल वॉल, ये देखो ये है हमारी सेल वॉल और ये है हमारा मिडिल लैमेला। दीज आर ट्रेवर्स्ड बाय प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्मोडेस्मेटा दो सेल्स के बीच में कनेक्शन बनाता है। अगर इन दोनों सेल्स में कुछ ट्रांसपोर्ट होना होगा तो किसकी मदद से होगा? प्लाज्मोडेस्मेटा के थ्रू होगा। तो सेल वॉल एंड मिडिल लैमेला इज ट्रेवर्स्ड बाय प्लाज्मोडेस्मेटा। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। प्लांट सेल, देखो अब सेल वॉल जो है हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी पढ़ा था, अलग अलग एनिमल्स में, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग टाइप की बनी होती है। फंगाई की सेल वॉल कैसे होती थी? काइटिन की होती थी, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ा है। प्लांट की सेल वॉल सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन और प्रोटीन्स की बनी होती है। इसमें बच्चे प्रोटीन्स भूल जाते हैं, सेल्यूलोज और हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन तो सबको याद रहता है। एल्गे की किसकी बनी होती है? गैलेक्टिन्स, मेनन्स एंड CaCO3 की बनी होती है। अब देखो जो हमारी सेल वॉल है उसकी कुछ लेयर्स होती हैं। तो देखो प्राइमरी वॉल है, फिर सेकेंडरी वॉल है। तो जो हमारी प्राइमरी वॉल है उसके अंदर सेकेंडरी वॉल बनी है। टर्शरी वॉल बनेगी तो इस सेकेंडरी वॉल के अंदर बनेगी। क्वाटर्नरी बनेगी तो इसके और अंदर बनेगी। तो हमारा जो हमारी नई नई वॉल्स बन रही हैं वो अंदर की साइड पे बन रही हैं। इस स्टेटमेंट को याद रखना। न्यू वॉल्स आर फॉर्म्ड इनसाइड, तो फ्रॉम टू द इनर पोर्शन। प्राइमरी वॉल है बाहर, सेकेंडरी वॉल है इसके अंदर। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की बात कर लेते हैं। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में हमारी 4 ऑर्गेनेलीज आती है: एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स। इनको हमने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में क्यों रखा? बिकॉज देयर फंक्शंस आर कोऑर्डिनेटेड विद ईच अदर। आपस में कोऑर्डिनेशन करके ये काम करते हैं। इनका फंक्शन कैसा है? कोऑर्डिनेटेड है। अब हमारे 3 ऑर्गेनेलीज को एनसीईआरटी मेंशन करती है, PCM, पेरोक्सिसोम, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। इनको हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में नहीं रखते। क्यों? बिकॉज देयर फंक्शंस आर नॉट कोऑर्डिनेटेड। तो असर्शन रीजन, फंक्शंस आर नॉट कोऑर्डिनेटेड, दैट इज व्हाई इट इज नॉट इंक्लूडेड इन एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। वेरी इंपॉर्टेंट। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कर लेते हैं। पहला स्ट्रक्चर हमारा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का टाइनी ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये है हमारा डायग्राम। टाइनी ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म है। वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड, स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म, फैले हुए हैं ये। और ये उसको डिवाइड करते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था यूकैरियोट्स में एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है, तो यूकैरियोट्स में ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी पाए जाते हैं। तो एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है, तो एक्स्ट्रा ल्यूमिनल और इंटरल्यूमिनल कंपार्टमेंट में हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे साइटोप्लाज्म को डिवाइड कर देता है। तो ये देखो, ये है हमारा न्यूक्लियस, ये है न्यूक्लियर पोर, ये है हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ क्यों बोला? क्योंकि इसके सरफेस पे राइबोसोम प्रेजेंट है। ये है हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो यहाँ पर राइबोसोम्स नहीं प्रेजेंट है, तो इसकी अपीयरेंस कैसी है? स्मूथ है। राइबोसोम्स उसको खुदरा खुदरा बना रहा है, कोर्स बना रहा है, इसलिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला। अब ये जो एनसीईआरटी कहती है, दिस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कंटिन्यूअस विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये देखो कंटिन्यूअस है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी हमारी और इससे कंटिन्यूअसली क्या निकल रहा है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन सा? रफ वाला। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। अब ये जो रफ है मतलब इसके पास राइबोसोम्स है। अगर इसके पास राइबोसोम्स है, राइबोसोम्स क्या होते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री होते हैं। तो राइबोसोम्स आर एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड सेक्रीशन। सो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या फंक्शन होगा? एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड सेक्रीशन। क्यों? क्योंकि इसके पास राइबोसोम्स। अगेन एन असर्शन रीजन क्वेश्चन। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? हमारा सिंथेसिस ऑफ लिपिड करता है, या फिर स्टेरॉइड हार्मोन्स जो हमारी बॉडी में बनते हैं। स्टेरॉइड हार्मोन्स किसके किसके होते हैं? फीमेल्स के केस में ओवरी की स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं, मेल्स के केस में टेस्टिस की स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं। तो ये सब क्या होता है? स्टेरॉइड हार्मोन्स इन एनिमल्स कौन कराता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कराता है। सिंथेसिस ऑफ लिपिड भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कराता है। गोल्गी बॉडी इज द सेकेंड एंडोमेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की सेकेंड ऑर्गेनेली है गोल्गी बॉडीज। ये कैसे होते हैं? कंसेंट्रिकली अरेंज होते हैं। मतलब कंसेंट्रिकली मतलब एक सेंटर के अराउंड बहुत सारी गोल्गी बॉडीज लगी हुई हैं। तो देखो ये कंसेंट्रिकली अरेंज होते हैं कैसे? इनके सिस्टर्ने होते हैं। ये देखो स्टैक्स ऑफ सिस्टर्ने हैं, कंसेंट्रिकली अरेंज हैं और स्टैक्स हैं सिस्टर्ने के। फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होता है।
कितना डायमीटर होता है, 0.5 to 1 माइक्रोमीटर का इनका डायमीटर होता है। गोल्गी बॉडीज, जी फॉर गोल्गी बॉडीज, जी फॉर ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड जी फॉर ग्लाइकोलिपिड्स। तो ये क्या कराती हैं, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स कराती हैं। इनके दो फेस होते हैं, देखो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास वाला फेस है वो सिस फेज है, जो न्यूक्लियस से दूर वाला फेस है वो ट्रांस फेज है। सिस मतलब कॉन्वेक्स, सिस मतलब कॉन्वेक्स, ट्रांस मतलब कॉनकेव फेज। इसको याद रखना, कॉन्वेक्स और कॉनकेव में बहुत कंफ्यूजन होता है। सिस मतलब कॉन्वेक्स, ट्रांस मतलब कॉनकेव फेज। सिस फेज इज द फॉर्मिंग फेज, यहाँ पे फॉर्मेशन होता है, वेसाइकल्स का फॉर्मेशन होता है, और ये वेसाइकल्स कहाँ जाती हैं, मैच्योर होने के लिए ट्रांस फेज में जाती हैं। तो इन दोनों के फंक्शंस तो नो डाउट अलग अलग है, सिस फॉर्म करती है, ट्रांस मैच्योर करती है, फंक्शंस अलग अलग हैं, एंटायरली डिफरेंट है ये, पर तब भी इंटरकनेक्टेड हैं। सो दे आर एंटायरली डिफरेंट बट इंटरकनेक्टेड, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। असर्शन रीजन, गोल्गी बॉडीज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बहुत क्लोज कॉन्टैक्ट में होती हैं। क्यों क्लोज कॉन्टैक्ट में होती हैं, क्योंकि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अभी हमने पढ़ा था, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन्स बना रहा था, तो ये प्रोटीन्स जो है गोल्गी बॉडीज के पास आते हैं और यहाँ पे ये मॉडिफाई होते हैं, मॉडिफाई होकर क्या बन जाते हैं, वेसाइकल लाइक स्ट्रक्चर में बन जाते हैं। तो हम इसीलिए उसको क्या करते हैं, क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रखते हैं। मान लो अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दूर है, गोल्गी बॉडीज उससे दूर है, तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, तो इनको हम क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रखते हैं। सो मटेरियल्स फॉर्म टू बी फॉर्म्ड एज वेसाइकल्स फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्यूज विद द सिस फेज एंड मूव टू द ट्रांस फेज। मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जितने भी हमारे वेसाइकल्स हैं जो कि सिस फेज में फॉर्म हुए थे, वो ट्रांस फेज में मैच्योर होने के लिए चले जाते हैं। प्रोटीन्स फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मॉडिफाइड इन द सिस्टर्ने ऑफ द गोल्गी बॉडीज। मॉडिफाई कहाँ पे होती हैं, गोल्गी बॉडीज में होती हैं। फंक्शन, मेन फंक्शन क्या होता है, पैकेजिंग। किसी दुकान पे सामान लेने जाते हो तो दुकानदार जो है अपने नौकर को कह देता है कि तुम पैक करके दे दो मुझे सामान, इस कस्टमर को पैक करके सामान दे दो। तो गोल्गी बॉडीज का मेन फंक्शन क्या है, पैकेजिंग है, कि वो पैक करके हमें सामान देती हैं, या तो इनसाइड द सेल देंगी या फिर आउटसाइड द सेल पहुंचा देंगी। और कैसे पैक करती है, वेसाइकल्स के फॉर्म में पैक करती हैं। दो फंक्शन, पैकेजिंग है और ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स का फॉर्मेशन है। लाइसोसोम्स होते हैं, लाइसोसोम्स को हम सुसाइडल बैग कहते हैं। ये भाई सेल को पूरा एनगल्फ करके खत्म कर सकते हैं, अगर इनको लगे कि अब ये सेल खराब हो गई है तो ये पूरा सेल को एनगल्फ कर सकते हैं। तो लाइसोसोम्स आर नोन एज सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल। मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, ये कैसे ऑर्गेनेलिज है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज हैं। फॉर्म्ड बाय पैकेजिंग, अब ये बनते कैसे हैं, ये भी जो है पैकेजिंग से ही बने हैं। कौन करता है पैकेजिंग, गोल्गी बॉडीज। जैसे ही पैकेजिंग का नाम आए मतलब गोल्गी बॉडीज, गोल्गी बॉडीज हेल्प इन पैकेजिंग। इनके पास कुछ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होती हैं। क्या होती हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होती हैं जो कि एसिडिक पीएच पे वर्क करती है। वेरी इंपॉर्टेंट, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स वर्क ऑन एसिडिक पीएच। कौन कौन सी होती है, लाइपेज, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीएज, न्यूक्लियस। मतलब लाइपेज लिपिड्स को डाइजेस्ट करने वाली लाइपेज, कार्बोहाइड्रेट्स को कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने वाली प्रोटीएज, न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करने वाली न्यूक्लियस। ओके, फिर है हमारी फोर्थ एंडोमेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। देखो फोर्थ क्या है, वैक्यूल। वैक्यूल हमारे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी होते हैं, फूड वैक्यूल भी होते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल नाम सुनते ही सबने बचपन से पढ़ रखा है, नाम सुनते ही अमीबा याद आता है। अमीबा क्या है हमारा, इसके पास कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है। क्यों होता है, ये ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। फूड वैक्यूल होते हैं, प्रोटिस्टा के पास होते हैं मेजरली। फूड वैक्यूल्स आर फाउंड इन प्रोटिस्टा। देखो वैक्यूल है, ये इतना बड़ा सा क्या है, वैक्यूल है। इसमें क्या क्या स्टोर हो सकता है, वाटर सैप स्टोर हो सकता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट स्टोर हो सकते हैं, एंड अदर मटेरियल्स भी स्टोर हो सकते हैं विच आर नॉट यूजफुल। बहुत इंपॉर्टेंट है, विच आर नॉट यूजफुल फॉर द सेल। जो चीज़ें यूजफुल नहीं है सेल के लिए वो स्टोर होती हैं यहाँ पे। 90% वॉल्यूम ऑफ द सेल को ये प्लांट में ऑक्यूपाई करते हैं। हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि जो एनिमल सेल होती है उसमें वैक्यूल होते हैं, ऐसा नहीं है नहीं होते हैं, पर बहुत नेग्लिजिबल और छोटे छोटे होते हैं। पर प्लांट सेल में एक सेंट्रल वैक्यूल होता है जो कि बहुत बड़ा होता है और 90% वॉल्यूम को कवर करता है, 90% वॉल्यूम ऑफ द प्लांट सेल। वैक्यूल का एक मेम्ब्रेन होता है जिसको टोनोप्लास्ट बोलते हैं। ये कैसा होता है, ये आयंस का मूवमेंट अपने से फैसिलिटेट करता है। ठीक है, मतलब यहाँ से आयंस क्रॉस कर सकते हैं, आयन के मूवमेंट को फैसिलिटेट करता है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इंपॉर्टेंट, मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट करा है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर, नेक्स्ट ऑर्गेनेली। अब ये हमारी क्या है, ये हमारी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में नहीं आती है। क्यों, बिकॉज पीसीएम का फंक्शन इज नॉट कोऑर्डिनेटेड।
माइटोकॉन्ड्रिया ईजिली माइक्रोस्कोप के अंदर ये विजिबल नहीं होती, हमें इसको स्टेन करना पड़ता है। जब तक हम इसको स्टेन नहीं करेंगे, स्टेन क्या होता है, कलर ऐड कर देते हैं, क्योंकि ये ऑर्गेनेल्स दिखेंगी कैसे, ट्रांसपेरेंट होती हैं। एक कलर ऐड कर दो तो ये स्टेन हो जाती हैं, तो हमें कलर आसानी से दिखने लगता है। तो नॉट ईजिली विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप एंड स्टेनिंग इज डन। स्टेनिंग कराते हैं। नंबर कैसा होता है, वेरिएबल होता है। वेरिएबल नंबर की होती हैं, मान लो किसी सेल को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, ज़्यादा रेस्पिरेशन करानी है, तो उसके पास ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होंगे। और इनके वेरिड शेप एंड साइज भी होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर भी वेरिएबल होते हैं और शेप और साइज भी वेरिएबल होता है एज पर द नीड्स ऑफ द सेल। वेरी इंपॉर्टेंट असर्शन रीजन बन सकता है कि क्यों किसी सेल में ज़्यादा जो है माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, क्योंकि उस सेल को मान लो ज़्यादा फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ की ज़रूरत हो। असर्शन रीजन, ठीक है। पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। क्यों पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, बिकॉज दीज आर साइट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एटीपी फॉर्मेशन। सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली है, एनसीईआरटी इसको मेंशन नहीं करती पर बहुत इंपॉर्टेंट है। सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली है, क्यों, क्योंकि इसके पास अपना खुद का डीएनए भी है, राइबोसोम भी है, और ये खुद डिवाइड भी कर सकती है, अपना सारा काम मतलब ज़्यादातर ये कर सकती है। बाकी सारी ऑर्गेनेलीज को कौन कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस। इट इज़ द कंट्रोलिंग सेंटर, द ब्रेन ऑफ द सेल। बट ये ऐसी एक ऑर्गेनेली है, ये और क्लोरोप्लास्ट भी अभी हम आगे पढ़ेंगे। जो हमारे प्लास्टिड्स हैं वो भी सेमी ऑटोनॉमस होते हैं। क्यों, क्योंकि ये डबल स्ट्रैंडेड, इनके पास डीएनए भी है खुद का, इनके पास राइबोसोम भी है खुद का, और ये डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इनके पास जो मैट्रिक्स होता है वो होमोजेनस होता है, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस होती है। इनका जो मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन होता है। जो इनका इनर मेम्ब्रेन होता है उसमें क्रिस्टलाइज स्ट्रक्चर्स होते हैं। कौन से स्ट्रक्चर होते हैं, क्रिस्टलाइज स्ट्रक्चर्स। क्यों होते हैं, क्योंकि इनके पास इनके जो क्रिस्टे होते हैं, इन पे एंजाइम्स जो है एम्बेडेड होती हैं बहुत। दोनों आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन के पास अपनी सेपरेट एंजाइम्स होती हैं। जैसे कि हमने पढ़ा माइटोकॉन्ड्रिया बहुत सारी एक्टिविटीज़ कराता है, एरोबिक एक्टिविटी कराता है, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, एटीपी प्रोडक्शन में हेल्प करता है, पावर हाउस ऑफ द सेल है। तो इनके पास अब एंजाइम्स होंगी तभी तो ये इतना सारा काम कर पा रहे हैं। तो बोथ हैव देयर ओन एंजाइम्स, और क्रिस्टे पे जो एंजाइम्स लगी होती है, क्रिस्टे इंक्रीजेस द सरफेस एरिया। तो टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, असर्शन रीजन क्वेश्चन कि क्रिस्टे क्यों होता है, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। अब हम प्लास्टिड्स की बात कर लेते हैं। प्लास्टिड्स अगेन सेमी ऑटोनॉमस हैं, अभी ऊपर बताया मैंने। ओन डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, राइबोसोम से। कौन सा राइबोसोम है, 70S। साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोट्स में कौन सा राइबोसोम होता है, 80S। लेकिन जो हमारा प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया है उसके अंदर कौन सा जो है राइबोसोम होता है, 70S होता है। ऑब्जर्व्ड इजिली अंडर माइक्रोस्कोप। हम प्लास्टिड को आराम से देख सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को आराम से नहीं देख सकते, पर प्लास्टिड को आराम से देख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पिगमेंट, इंपॉर्टेंट, कौन से बेसिस पे, टाइप ऑफ पिगमेंट के बेसिस पे हमने इसको 3 कैटेगरीज में बांटा है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट होता है जिसमें क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड होता है, और ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। क्लोरोफिल हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस, वी ऑल नो दैट। मेजॉरिटी इज फाउंड इन मीजोफिल सेल्स, मीजोफिल सेल्स में मैक्सिमम क्लोरोफिल होता है, या फिर क्लोरोप्लास्ट होते हैं। क्रोमोप्लास्ट होते हैं कैरोटीनॉइड्स। क्रोमोप्लास्ट क्या होते हैं, कैरोटीनॉइड्स। और ये कैसे होते हैं, फैट सॉल्युबल होते हैं। ज़ैंथोफिल और कैरोटीन इसमें इंक्लूडेड होता है। ज़ैंथोफिल आता है, कैरोटीन आता है। क्रोमोप्लास्ट में क्या आता है, ज़ैंथोफिल आता है, कैरोटीन आता है। क्लोरोप्लास्ट में क्या आता है, क्लोरोफिल आता है और कैरोटीनॉइड्स होते हैं। और एक चीज़ और याद रखना, क्लोरोप्लास्ट जो है इंटर कन्वर्टेबल होता है। ये क्लोरोप्लास्ट जो है क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो सकता है। दीज आर इंटर कन्वर्टेबल, ठीक है, ये इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी मेंशन नहीं करती है। फिर ल्यूकोप्लास्ट होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट वेरीड शेप के होते हैं, बहुत सारे शेप के हो सकते हैं। दीज आर ऑफ वेरीड शेप, इंपॉर्टेंट, ठीक है। कौन कौन से, एमाइलोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट। एमाइलो मतलब कार्बोहाइड्रेट्स, एग्जाम्पल पोटैटो। पोटैटो इज अ स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट, उस मॉडिफाइड स्टेम होती है पोटैटो। एल्यूरोप्लास्ट मतलब प्रोटीन, एल्यूरो मतलब प्रोटीन होता है। इलायो मतलब ऑयल्स एंड फैट्स को स्टोर करता है ये। और ये कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस। क्रोमोप्लास्ट कैन कंटेन मतलब बहुत सारे, जो हमारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो बहुत सारे हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, बहुत सारे भी हो सकते हैं। जैसे कि क्लमाइडोमोनास, उसमें एक सेल में एक ही होता है। और मान लो मीजोफिल सेल्स में उसमें 20 से 40 भी हो सकते हैं पर सेल, एक सेल में 20 से 40 से क्लोरोप्लास्ट भी हो सकते हैं। आउटर मेम्ब्रेन होता है, इनर मेम्ब्रेन होता है, ग्रेना होते हैं, थाइलाकॉइड होते हैं, स्ट्रोमा लैमेले होता है, और ये इनका स्ट्रोमा होता है। स्ट्रोमा इज द ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है।
फिर हम देखते हैं यहाँ पे जो ये ग्राना और थाइलाकॉइड है, ये क्या चीज़ है। जो बहुत सारे थाइलाकॉइड जो हैं, ये देखो बहुत सारे थाइलाकॉइड्स हैं, ये सब क्या है, थाइलाकॉइड। और थाइलाकॉइड मिला के क्या बना रहे, ग्राना। सो बहुत सारे थाइलाकॉइड मिला के क्या बना देते हैं, हमारा ग्राना बना देते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे थाइलाकॉइड ग्राना बना देते हैं। स्टैक्स ऑफ थाइलाकॉइड इज नोन एज ग्राना। स्ट्रोमा होता है, स्ट्रोमा में क्या होता है, एंजाइम्स फॉर कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स के सिंथेसिस के लिए। स्ट्रोमा हमारा हेल्प करता है कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स के सिंथेसिस में, इसके पास एंजाइम्स होती हैं। राइबोसोम्स पे आते हैं। राइबोसोम्स कैसी होती है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है, वेरी इंपॉर्टेंट। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड कौन कौन सी अभी तक हमने पढ़ी, न्यूक्लियोलस, इंक्लूजन बॉडीज, राइबोसोम्स, दीज आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। एक और पढ़ी थी सेंट्रोसोम, दीज 4 आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। राइबोसोम्स नॉन मेम्ब्रेन बाउंड यूनिवर्सल ऑर्गेनेली है, पैलेड पार्टिकल भी बोलते हैं, ऊपर बताया था क्योंकि इनको जॉर्ज पैलेड ने डिस्कवर किया था। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में दोनों में पाई जाती हैं, इसीलिए इसको यूनिवर्सल ऑर्गेनेली बोलते हैं। असर्शन रीजन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स दोनों में पाई जाती हैं। 70s होती हैं, इसमें 80s होती हैं, इसमें छोटी होती है, इसमें बड़ी होती है। इनके 2 सब यूनिट होते हैं, एक बड़ा सब यूनिट होता है, एक छोटा सब यूनिट। तो 70 वाले का 50 और 30 का होता है, 80 वाले का 60 और 40 का होता है। 60 और 40 को अब देखो यहाँ पे भूल जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि दोनों के सब यूनिट्स बताओ, पर लोग भूल जाते हैं इसको। तो कैसे याद कर सकते हो, देखो 70s वाले में 50 और 30 को ऐड करो। लॉजिकली ये गलत है, लेकिन अभी मैं बता रही हूँ। देखो अगर इनको 50 और 30 को ऐड करो तो 80 बन रहा है, तो 80 से 10 कम वाला मतलब 70s। 70s के कौन से यूनिट्स हो गए, 50s और 30s। 80s के अगर सब यूनिट्स को ऐड करो तो क्या बन रहा है हमारा, 60 + 40 100 बन रहा है, 100 बन रहा है, ठीक है। तो 100 बन रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है 80s है। तो ऐसे याद कर सकते हैं 50 + 30 80, तो हमारा 70s वाला राइबोसोम होगा, और 100 बन रहा है तो 80s वाला राइबोसोम होगा। पर ये जो S है, S क्या है, हमारी सिडबर्ग यूनिट है। सिडबर्ग ने इस यूनिट को दिया था और इन्होंने कहा था इट इज़ द इनडायरेक्ट मेजर ऑफ साइज एंड डेंसिटी, और दिस इज नॉन एडिटिव। नॉन एडिटिव। अब तुम ये कहो कि भाई आपने बताया कि 50s और 30s तो 80s बन रहा है, तो हमने यहाँ पे 70s क्यों लिखा, ये नॉन एडिटिव है, दीज आर नॉन एडिटिव। मैंने तुमको 50 + 30 इसलिए करके बताया जिससे तुम याद रख सको, याद रख सको। लॉजिकली गलत है पर इसको याद करने के लिए बताया, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो 50 + 30 को ऐड करोगे तो 80 बनता है, 80 बनता है मतलब 70s वाला आंसर जाएगा, और अगर 100 बनता है तो 80s वाला आंसर जाएगा। बट सिडबर्ग सेड दैट दिस इज नॉन एडिटिव, इट इज द सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, एंड इट इज द इनडायरेक्ट मेजर ऑफ साइज एंड डेंसिटी। वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट मेजर नहीं, इनडायरेक्ट मेजर है। कंपोज्ड ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन्स। राइबोसोम्स किससे बने होते हैं, आरएनए से और प्रोटीन से। लार्जर सब यूनिट, स्मॉलर सब यूनिट, दोनों को मिलाकर क्या बन जाता है, ये पूरा राइबोसोम बन जाता है। प्रोटीन फैक्ट्रीज होते हैं ये 15 नैनोमीटर टू 20 नैनोमीटर होते हैं साइज में, ठीक है। 15 नैनोमीटर टू 20 नैनोमीटर होते हैं साइज में, मेजरली इन प्रोकैरियोट्स, ठीक है। यूकैरियोट्स के थोड़े बड़े होते हैं, तो ये साइज ज़रूर याद रख लेना, 15 नैनोमीटर टू 20 नैनोमीटर होता है। अगर अब देखो प्रोकैरियोट्स, यहाँ पे हम प्रोकैरियोट्स की बात कर रहे हैं, ये वाली बात हम प्रोकैरियोट्स की कर रहे हैं कि क्या होता है कि एमआरएनए में बहुत सारे राइबोसोम्स अटैच हो जाते हैं, तो हम इनको पॉलीसोम्स या फिर पॉलीराइबोसोम बोल सकते हैं। तो और ये क्या करते हैं, ट्रांसलेट एमआरएनए इनटू प्रोटीन्स करा देते हैं। साइटोस्केलेटन क्या होता है, अब साइटोस्केलेटन हमारा, इसका फंक्शन क्या होता है, मोटिलिटी होता है, मैकेनिकल सपोर्ट होता है, मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द सेल होता है। साइटोस्केलेटन क्या करता है, मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द सेल करता है। इलेबोरेट नेटवर्क होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, इलेबोरेट नेटवर्क होता है। किससे किससे बना होता है, माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट से। कैसे होते हैं ये सब, प्रोटीनेशियस होते हैं। बस इतनी ही इन्फॉर्मेशन दी है साइटोस्केलेटन में। मेन फ्रेमवर्क ऑफ द सेल, द सपोर्ट ऑफ द सेल कौन बना रहा है, साइटोस्केलेटन बना रहा है, और ये किसमें मदद करता है, मोटिलिटी, मैकेनिकल सपोर्ट, मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द सेल, और इट इज़ इलेबोरेट नेटवर्क, बहुत इंपॉर्टेंट, इलेबोरेट नेटवर्क। सीलिया और फ्लैजुला की बात कर लेते हैं हम। सीलिया और फ्लैजुला क्या होते हैं, हमारे हेयर लाइक आउटग्रोथ होते हैं। अभी हमने ऊपर फ्लैजुला की बात करी थी, वो हमने प्रोकैरियोट्स की बात करी थी, जिसमें हुक, बेसल बॉडी और फिलामेंट थे, बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट थे। यहाँ पे ये हम यूकैरियोट्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये
हेयर लाइक होते हैं और सेल मेम्ब्रेन से निकलते हैं, वहाँ पे सेल वॉल से निकलते हैं, यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन से निकलते हैं। एमर्ज फ्रॉम द बेसल बॉडीज, वहाँ पे भी बेसल बॉडीज से बने थे, यहाँ पर भी। सीलिया इज इक्वल टू ओर्स, ओर्स क्या होता है, चप्पू देखा है जिससे नाव चलाते हैं, वो सीलिया एनसीईआरटी कहती है ओर्स के जैसे एक्ट करता है। कॉजेज द मूवमेंट ऑफ ईदर द सेल और द सराउंडिंग फ्लूइड, जैसे कि जो हमारा चप्पू होता है या तो वो नाव को आगे बढ़ाता है या वो पानी को आगे बढ़ाकर नाव को आगे बढ़ाता है, तो वैसे ही या तो सराउंडिंग फ्लूइड को ये आगे बढ़ाता है सीलिया, या फिर उस स्ट्रक्चर को ही आगे बढ़ाने लगता है। सीलिया कहाँ कहाँ पाया जाता है, हमारे फैलोपियन ट्यूब्स में फीमेल्स में पाए जाते हैं, जो ओवा को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स का जो फ्लैजिला है वो स्ट्रक्चरली डिफरेंट होता है, अभी ऊपर बताया है, उनका सेल वॉल से निकलता है, हमारा सेल मेम्ब्रेन से निकलता है। ठीक है, फिर अब ये देखो हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जो इसका कोर पार्ट होता है उसको एक्सोनिम बोलते हैं, ये फ्लैजिला का स्ट्रक्चर है, हाँ सॉरी सीलिया का स्ट्रक्चर है ये। उसके कोर पार्ट को हम क्या बोलते हैं, एक्सोनिम बोलते हैं। इसमें पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं और 2 सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, तो 9+2 का अरेंजमेंट देखा जाता है। पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। सेंट्रल कितने हैं, 2 हैं, पेरिफेरल में कितने हैं, 9 हैं, 9 डबलेट्स हैं, और 9 तो हैं और डबलेट्स के फॉर्म में देखो 2 हैं, ये एक पूरा पेयर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो 9 है ये, और ये क्या है, पेरिफेरल हैं और डबलेट्स हैं और रेडियली अरेंज्ड है, उसके रेडियस पे अरेंज्ड हैं। सो और सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल कितने होते हैं, 2, तो 9+2 का अरेंजमेंट देखने को मिलता है। इंटर डबलेट ब्रिज भी होता है, इसको हम लिंकर बोलते हैं। पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल को आपस में कौन जोड़ता है, इंटर डबलेट ब्रिज बोलते हैं उसको, और इसको लिंकर भी बोलते हैं। रेडियल स्पोक्स होते हैं और सेंट्रल शीथ होती है। अब देखो ये सेंट्रल शीथ है, यहाँ पे रेडियल स्पोक्स कितने होंगे, 9 होंगे, क्योंकि पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल से एक स्पोक निकल रहा है। पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल 9 डबलेट्स हैं। ठीक है, और अब जो सेंट्रल शीथ है इट इज कनेक्टेड टू वन ऑफ द ट्यूब्यूल्स ईच ऑफ पेरिफेरल डबलेट बाय रेडियल स्पोक। देखो जो रेडियल स्पोक है हमारा, ये है हमारा रेडियल स्पोक, वो किससे निकल रहा है, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल से, और किससे अटैच हो रहा है, सेंट्रल शीथ से। तो यही वो स्टेटमेंट कह रहा है कि जो पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल है वो सेंट्रल शीथ से किसकी मदद से अटैच्ड है, रेडियल स्पोक की मदद से अटैच्ड है। इंपॉर्टेंट। फिर सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल की बात कर लेते हैं। सेंट्रोजोम इज कंपोज्ड ऑफ सेंट्रियोल्स, और जो हमारे जो 2 सेंट्रियोल होते हैं वो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। देखो परपेंडिकुलर अरेंजमेंट है, 90 डिग्री का अरेंजमेंट है, और साइड साइड में कुछ पेरी सेंट्रियोलर मटीरियल है, एमॉर्फस होता है ये। और ये क्या बोलते हैं, इसको एस्ट्रल रेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एस्ट्रल रेज बोलते हैं। इट इज एमॉर्फस pericentriolar material. Important. Both centriole lie perpendicular to each other and they have a cartwheel like structure. Important. कैसा स्ट्रक्चर होता है, कार्टव्हील। देखो ये है कार्टव्हील। ठीक है, फिर इसका फंक्शन क्या होता है, ये कहाँ से निकलते हैं, दे emerge from the basal bodies of cilia and flagella एंड स्पिंडल फाइबर्स। ये क्या करते हैं, सेंट्रियोल का फंक्शन क्या है, एक फंक्शन मैंने अभी बताया था, डिवीजन में हेल्प करते हैं, सेल डिवीजन में। एक और फंक्शन है कि ये क्या बनाते हैं, ये बेसल बॉडी को बनाते हैं, किसकी, सीलिया और फ्लैजुला की। सीलिया फ्लैजुला की बेसल बॉडीज थी ना, तो वहीं से तो सीलिया और फ्लैजुला निकल रहा था, तो उस बेसल बॉडी को किसने बनाया था, बेसल बॉडी ने सीलिया और फ्लैजुला को बनाया, पर उस बेसल बॉडी को किसने बनाया, सेंट्रियोल ने बनाया या फिर सेंट्रोजोम ने बनाया। और स्पिंडल फाइबर को, जो हम सेल साइकिल में पढ़ेंगे स्पिंडल फाइबर के बारे में, उसको भी किसने बनाया था, इसी ने बनाया था। फिर हम बात करते हैं, इनका कार्टव्हील लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये सेंट्रल हब है। क्या है ये, सेंट्रल हब है। और ये कैसा होता है, प्रोटीनेशियस होता है। पेरिफेरल फिब्रिल होते हैं जो कि 9 होते हैं। अगेन यहाँ पे हमने सीलिया और फ्लैजुला में भी पढ़े थे कि 9 पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, इसमें भी 9 होते हैं, पर सीलिया और फ्लैजुला में याद रखना वो डबलेट्स हैं, और सेंट्रोजोम में टी आता है, सेंट्रोजोम में टी आता है, टी फॉर 3 ट्रिपलेट। तो यहाँ पे सेंट्रोजोम में क्या है, 9 ट्रिपलेट्स हैं, और किससे बने हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने हैं। स्पिंडल फाइबर भी ट्यूबुलिन प्रोटीन से बनता है। ठीक है, और यहाँ पे भी रेडियल स्पोक्स होते हैं, उसका भी काम क्या होता है, पेरिफेरल ट्रिपलेट्स को सेंट्रल पार्ट से कनेक्ट करना, वहाँ पर भी यही काम था रेडियल स्पोक का, यहाँ पर भी यही काम है। और ये कैसा होता है, 9 ट्रिपलेट होता है, मेजर पॉइंट है, 9 ट्रिपलेट होते हैं, वहाँ पे 9 डबलेट्स होते हैं। न्यूक्लियस होता है, इसको हमने बेसिक डाइसिस्टेन करा था, किसने करा था, फ्लेमिंग ने करा था, और इसको क्रोमैटिन का नाम दिया था। न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर हम देख
लेते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियोलस होता है, इसके अंदर एक डेंस स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस के अंदर जिसको हम लोग न्यूक्लियोलस बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, इंटरफेजिक न्यूक्लियस, इंटरफेज अभी हम सेल साइकिल में पढ़ेंगे, इंटरफेज इज द रेस्टिंग फेज ऑफ द सेल साइकिल। तो उसमें क्या होता है, ये हमारा न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर क्रोमैटिन होता है, इलैबोरेट और एक्सटेंडेड होता है। क्रोमैटिन इज द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, बहुत सारा धागे जैसा पड़ा रहता है, इट इज द जेनेटिक मटेरियल। और ये कैसा होता है, इलैबोरेट और एक्सटेंडेड होता है, किस फेज में, इंटरफेज में, याद रखना इंटरफेज में इलैबोरेट और एक्सटेंडेड होता है। ये इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये इसका न्यूक्लियोलस है, ये इसके क्या है, सेंट्रोजोम है, क्या है, सेंट्रोजोम है ये दोनों, ठीक है। ये हो गई हमारे इंटरफेजिक न्यूक्लियस की बात। अब हम और डिटेल में देखते हैं न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर। हमने देखा अभी सेम चीज़ है, रिवाइज कर लेते हैं। ये हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, उसके बीच में क्या है, न्यूक्लियर पोर्स हैं, ये देखो न्यूक्लियर पोर है यहाँ पे, है ना। और ये क्या है, न्यूक्लियोलस है, ये हमारा क्या है, क्रोमैटिन है, और ये हमारा क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म है। तो अब देखो जो न्यूक्लियोलस है इट इज़ नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ नॉन मेम्ब्रेन बाउंड। सो द कंटेंट ऑफ द न्यूक्लियोलस इज कंटिन्यूअस विद द रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म बिकॉज इट इज नॉन मेम्ब्रेन बाउंड। असर्शन रीजन, जो कंटेंट ऑफ द न्यूक्लियोलस है इट इज कंटिन्यूअस विद द न्यूक्लियोप्लाज्म बिकॉज इट इज नॉन मेम्ब्रेन बाउंड। उसके बाहर के कोई दीवार नहीं है जो इसको सेपरेट करे, तो वो कंटिन्यूअस है पूरा उसका मटेरियल, इट इज कंटिन्यूअस विद द न्यूक्लियोप्लाज्म। क्रोमैटिन है, न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोप्लाज्म है। अब जो हमारा ये न्यूक्लियोलस है इसका फंक्शन क्या है, इट इज द साइट ऑफ आरएनए सिंथेसिस, आरएनए राइबोसोमल आरएनए का सिंथेसिस कौन कराता है, हमारा न्यूक्लियोलस कराता है, ठीक है। फिर आता है हमारा न्यूक्लियोपोर। अब न्यूक्लियोपोर क्या है, देखो न्यूक्लियस की दो मेम्ब्रेन है, एक इनर मेम्ब्रेन है, एक आउटर मेम्ब्रेन है, उन दोनों के बीच में कुछ स्पेस है जिसको हम पेरी न्यूक्लियर स्पेस भी बोलते हैं। 10 से 50 नैनोमीटर का होता है पेरी न्यूक्लियर स्पेस, इन दोनों के बीच का स्पेस 10 से 50 नैनोमीटर का होता है, न्यूक्लियर पोर होता है। कैसे बनता है ये न्यूक्लियर पोर, इट इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ द टू मेम्ब्रेन्स, इट इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ द टू मेम्ब्रेन्स। बाय डायरेक्शनल मूवमेंट को अलाउ करता है, अंदर भी जा सकते हैं आरएनए और प्रोटीन्स, बाहर भी आ सकते हैं आरएनए और प्रोटीन्स, ठीक है। तो बाय डायरेक्शनल मूवमेंट होता है और ये न्यूक्लियर पोर होता है बिकॉज ऑफ द फ्यूजन ऑफ द टू मेम्ब्रेन से ये न्यूक्लियर पोर बनता है, ठीक है। क्रोमैटिन कंडेंस होकर क्या बनाते हैं, क्रोमोसोम्स बना लेते हैं। क्रोमैटिन किससे कंसिस्ट ऑफ होते हैं, डीएनए भी होता है, आरएनए भी होता है, हिस्टोन भी होता है, नॉन हिस्टोन भी होता है। हिस्टोन प्रोटीन कैसा होता है, बेसिक प्रोटीन होता है, लाइसिन और आर्जिनिन अमीनो एसिड्स का बना होता है। इसके बारे में हम मॉलिक्यूलर बेसिस में बात करेंगे। तो अभी बस इतना याद कर लो कि डीएनए, आरएनए, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन का बना होता है क्रोमैटिन, सब चीज़ों का बना होता है। वो क्वेश्चन देगा कि क्रोमैटिन इज मेड अप ऑफ ओनली डीएनए एंड आरएनए, नो इट इज नॉट मेड अप ऑफ ओनली डीएनए एंड आरएनए, इट इज मेड अप ऑफ डीएनए, आरएनए, हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन। हिस्टोन कैसा होता है, बेसिक प्रोटीन्स होता है, ठीक है। फिर ह्यूमंस हैव 46 क्रोमोसोम और 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। स्ट्रक्चर देख लेते हैं क्रोमोसोम का, ये हमारा क्रोमोसोम है, ये हमारा सेंट्रोमियर है। सेंट्रोमियर कहाँ पर होता है, प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन पे होता है, प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन है ये हमारा। और यहाँ पे हमारे डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, डिस्क लाइक प्रोटीन होता है जिसको हम काइनेटोकोर भी बोलते हैं। यहाँ पर हमारे स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं जहाँ हमारा सेल साइकिल में मेटाफेज आता है, ठीक है, वो हम सेल साइकिल में बात करेंगे। ये हमारा काइनेटोकोर है जो कि एक प्रोटीन लाइक स्ट्रक्चर है, ये है होता है। अब हमारा देखो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन, अभी हमने प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन की बात करी, प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन इज सेंट्रोमियर, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन इज द सैटेलाइट पोर्शन, ये हमारा सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन है, इसको हम सैटेलाइट बोलते हैं। दिस इज द नॉन स्टेनिंग रीजन, कैसा है, नॉन स्टेनिंग रीजन है, यहाँ पे कोई भी स्टेनिंग नहीं हो सकती है, कॉन्स्टेंट लोकेशन पे प्रेजेंट है और ये नॉन स्टेनिंग रीजन है। एंड दिस इज द सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन, एस फॉर सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन, एस फॉर सैटेलाइट। फिर हम बात कर लेते हैं कुछ टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। हमारे मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम है जिसमें हमारा बीच में सेंट्रोमियर होता है और दोनों जो आर्म्स होती हैं वो इक्वली होती है। देखो ये आर्म भी इक्वल है, ये आर्म भी इक्वल है, इक्वल साइज के आर्म्स हैं। और ये हमारा मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम है। हमारा होता है एक सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम होता है जिसका जो सेंट्रोमियर होता है वो हल्का सा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। ये वाली छोटी हो गई, ये वाली बड़ी हो गई, तो हल्का सा ऊपर शिफ्ट हो गया, इसको हम सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम बोलते हैं। स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडल, सेंट्रोमियर स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडल। तो शॉर्ट वाली आर्म को पी आर्म बोलते हैं, लॉन्ग वाली आर्म को क्यू आर्म बोलते हैं। इंपॉर्टेंट, शॉर्ट वाली को पी आर्म बोलते हैं, लॉन्ग वाली को क्यू आर्म बोलते हैं। फिर आते हैं एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम, एक्सट्रीमली शॉर्ट एंड एक्सट्रीमली लॉन्ग। देखो ये कितना ज़्यादा छोटा हो गया, ये कितना ज़्यादा बड़ा हो गया, क्यों, क्योंकि जो सेंट्रोमियर था वो एक एंड के क्लोज चला गया। यहाँ पे तो अभी स्लाइटली शिफ्ट हुआ था, अब यहाँ पर तो पूरा ही शिफ्ट हो गया और एक एंड के क्लोज चला गया। तो ये शॉर्ट आर्म, ये लॉन्ग आर्म। टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम अभी तो एंड के पास गया था, अब तो पूरा ही एंड पे चला गया, अब तो ये सेंट्रोमियर पूरा ही एंड पे चला
चला गया तो ये एक्सट्रीमली शॉर्ट एक्सट्रीमली लॉन्ग आर्म फिर से बन गया, एक्सट्रीमली शॉर्ट को P, एक्सट्रीमली लॉन्ग को Q। ठीक है, तो ये टर्मिनल सेंट्रोमियर बन गया, इसको हमने बोला टर्मिनल सेंट्रोमियर और टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। टेलो मतलब टर्मिनल पर, पी और क्यू आर्म के बारे में मैंने आपको अभी ऊपर बता दिया। ठीक है, फिर हम माइक्रोबॉडीज़ की, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है, हम माइक्रोबॉडीज़ की बात कर लेते हैं। माइक्रोबॉडीज़ आर फाउंड इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। दीज आर फाउंड इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, वो लिख देगा दैट दीज आर ओनली फाउंड इन प्लांट्स, नो दीज आर फाउंड इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। और ये मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, वेसाइकल्स होती हैं, मेम्ब्रेन बाउंड होती हैं। कैसी होती हैं? मेम्ब्रेन बाउंड होती हैं। सो दिस कंप्लीट्स आवर चैप्टर। Hope you liked the video, and if you were till the end, then I hope you will be very clear with all the concepts taught in this lecture, और हर चीज़ तुम्हारी बिल्कुल टिप्स पे आ गई होंगी, सब कुछ याद हो जाएगा। और अगर तुमको माइंड मैप्स चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, एंड प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल। योर likes is my motivation. Thank you.